गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। अगले आधे घंटे तमाम वो खबरें आपको दिखाएंगे जो बनेंगी आज की सुर्खियां। तो शुरुआत करते हैं आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबर के साथ। जयपुर से बड़ी खबर है। दरअसल गैंगस्टर लॉरेंस की आज रिमांड खत्म हो रही है। ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई की रिमांड अवधि आज जो खत्म होगी तो 7 दिन के बाद आज फिर से कोर्ट में पेशी की जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही कोर्ट में पेशी होगी। लॉरेंस के वकील की तरफ से अर्जी लगाई गई है। अर्जी पर भी ACMM नंबर 8 कोर्ट में सुनवाई होनी है। वकील ने वीडियोग्राफी कोर्ट में पेश करने की अर्जी लगाई है। आपको बता दें कि वकील का कहना है कि पिछले 6 महीने से पुलिस के रिमांड पर लॉरेंस बिश्नोई है। ऐसे वो किसी को कैसे धमका सकता है। अर्जी पर आज सुनवाई। वहीं इस बीच आज रिमांड खत्म हो रही है। ऐसे में पुलिस एक बार फिर कोशिश करेगी रिमांड लेने की। कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद लॉरेंस बिश्नोई के वकील दीपक चौहान भी मंगलवार को जवाहर सर्किल थाने में लॉरेंस से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। लॉरेंस के वकील दीपक चौहान का कहना है कि जब कोई व्यक्ति पुलिस अभिरक्षा में पिछले लंबे समय से है तो वो रंगदारी के लिए किसी से धमकी भरे कॉल क्यों कैसे करवा सकता है। इस संबंध में लॉरेंस बिश्नोई के वकील की ओर से कोर्ट में याचिका भी दायर की गई, जिसमें कहा गया है कि लॉरेंस की लगातार अभिरक्षा के दौरान जो वीडियोग्राफी करवाई गई थी उसे कोर्ट में पेश किया जाए। विष्णु हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विष्णु, आज क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि ये केस काफी हाई प्रोफाइल, तमाम एजेंसियां भी पूछताछ कर रही लॉरेंस से। देखिए, 28 जनवरी की रात को जी क्लब पर हुई फायरिंग के मामले में जयपुर पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब की बठिंडा जो जेल है वहां से 15 फरवरी को रिमांड पर लिया था। प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया, जिसके बाद कोर्ट ने 7 दिन के रिमांड पर लॉरेंस बिश्नोई को भेजा था। जिसके बाद जवाहर सर्किल थाने में लॉरेंस बिश्नोई से न सिर्फ जयपुर पुलिस, उसके अलावा कई जो सेंट्रल जो गुप्तचर जो एजेंसियां हैं, उसके अलावा जो भी अन्य जांच एजेंसियां जिसमें ATS SOG, क्राइम ब्रांच और उसके अलावा विशेष रूप से गठित की गई SIT की टीमों ने लगातार 7 दिनों में लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की। जिसके बाद आज ये रिमांड की अवधि पूरी होगी और लॉरेंस बिश्नोई को आज दोपहर के आसपास वापस से कोर्ट में उसकी पेश होगी, क्योंकि रिमांड की जो अवधि है वो दोपहर को पूरी हो जाएगी। वहीं पर पुलिस ने मन बना लिया कि इस बार भी जो VC के जरिए ही लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा कारणों की वजह से VC के जरिए कोर्ट में पेश होगी। अब हो सकता है कि माना जा रहा है कि पुलिस एक बार फिर से लॉरेंस का रिमांड मांगे ताकि और गहनता से पूछताछ की जा सके, क्योंकि पुलिस की लगातार दलील थी कि लॉरेंस बिश्नोई लगातार एक इंटरनेशनल रूप से जो उसका जो गैंग है वो इंटरनेशनल लेवल पे फैला हुआ है और ऐसे में इस नेक्सस को तोड़ने के लिए और कई अहम जानकारी जुटाने के लिए काफी रिमांड की जरूरत है। तो पिछली बार भी पुलिस ने जब काफी शातिर अपराधी माना जाता है लॉरेंस। तमाम एजेंसियां भी पूछताछ कर रही हैं, कुछ वो इनपुट देता है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस हो या एजेंसी उनके हाथ खाली रह जाते हैं। आज क्या उम्मीद करें, पुलिस कितने दिन की रिमांड मांगेगी? क्योंकि पिछली बार 10 दिन की मांगी गई थी, मिली 7 दिन की थी। तो आज पुलिस कितने दिन की रिमांड मांगने जा रही है? देखिए, बिल्कुल आज जयपुर पुलिस करीब 2 से 3 दिन का रिमांड एक बार फिर से मांग सकती है और हो सकता है कि इसका विरोध जो है सामने की तरफ से उनके लॉरेंस वकील द्वारा किया जाए, क्योंकि लगातार पहले भी विरोध किया गया था। लॉरेंस के वकील की ओर से दलील दी जा रही है कि लॉरेंस बिश्नोई सिद्धू मूसेवाला केस में लगातार STF पंजाब की रिमांड में की हिरासत में था, वो न्यायिक अभिरक्षा में था। ऐसे में जेल में रहते हुए उसका किसी से जब संपर्क ही नहीं हुआ तो वो रंगदारी के लिए किसी को धमकी। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना कोर्ट का क्या फैसला इस पर रहता है। नजर बनाए रखिएगा विष्णु। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। और जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। दरअसल पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों को कारावास की सजा सुनाई गई है। जयपुर में अदालत ने सुनवाई में पाक नागरिकों को जासूसी के लिए दोषी माना है। जासूस नंदलाल, गौरीशंकर और प्रेम शंकर को 7-7 साल की सजा सुनाई गई है। प्रेम शंकर, गौरीशंकर और नंदलाल पाकिस्तान के नागरिक हैं। पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए खुफिया जांच एजेंसियों ने गिरफ्तार किया था। तीनों जासूस पाक नागरिकों को अदालत ने कारावास भेजा। CGM प्रथम अदालत में जज राकेश गोरा की कोर्ट में सुनवाई हुई। तीनों को गोपनीय सूचनाओं को पाक की जासूसी करते हुए गिरफ्तार किया गया था। लोक अभियोजक राजेश मीणा ने सरकार की ओर से पैरवी की। और श्रीगंगानगर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एडवोकेट की हत्या के मामले में मृतक एडवोकेट के पास से जो सुसाइड नोट मिला, सुसाइड से वकील समुदाय में अब जबरदस्त रोष देखने को मिल रहा है। श्रीगंगानगर जिले में आज वर्क सस्पेंड पर रहेंगे वकील। एडवोकेट सुरेंद्र पाल ने आत्महत्या रात को कर ली थी और ऐसे में आज कार्य बहिष्कार वकीलों की तरफ से। तो
तो एडवोकेट सुरेंद्र पाल ने कल सुसाइड कर लिया था और उनका जो सुसाइड नोट मिला है उसको देखते हुए तमाम एडवोकेट्स में जबरदस्त गुस्सा है, नाराजगी है। लिहाजा आज एक प्रदर्शन तमाम श्रीनगर के वकीलों की तरफ से वर्क सस्पेंड यानी कि कार्य बहिष्कार आज वकील का रहेगा और ऐसे में जाहिर तौर पर जो केसेस लगे उनके लिए तमाम क्लाइंट्स के लिए दिक्कत वाला दिन। चलिए अब कांग्रेस की बात कर लेते हैं। आज कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण दिन है। दरअसल आज 85वां महाधिवेशन है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महाधिवेशन में शामिल होंगे। दोपहर करीब 2 बजे जयपुर से रवाना होंगे और 3 बजे शाम को छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचेंगे। 24 से लेकर 26 फरवरी तक महाधिवेशन होगा। इसमें तमाम कांग्रेस के बड़े लीडर्स शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी 3 बजे छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे और 2 बजे बताया जा रहा है वो जयपुर से इसके लिए रवाना हो जाएंगे। 24 से लेकर 26 फरवरी तक महाधिवेशन का आयोजन छत्तीसगढ़ में होना है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव है, लिहाजा ये चुनाव से पहले कांग्रेस का महाधिवेशन काफी महत्वपूर्ण है। बाड़मेर में बनने वाली भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच घमासान है। अब सार्वजनिक वो भी हो चुका है। मंगलवार को केंद्रीय पेट्रोलियम हरदीप सिंह पुरी ने राज्य सरकार की ओर से अपने हिस्सा न देने का मुद्दा उठाया तो सीएम समेत कांग्रेस के कई नेता इस मामले में अपने दावों के साथ सामने आए। देखिए चुनावी साल में रिफाइनरी पर क्यों मचा है घमासान। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका फैसला जल्दी हो जाएगा। फैसला का मतलब ये या तो सरकार, राजस्थान की सरकार उनका जो एडिशनल 2,500 करोड़ देना वो दे देगी, नहीं देगी तो हम अपनी वो इंक्रीज कर देंगे उनकी 26% से 16%। पचपदरा रिफाइनरी पर सियासत जारी। उनमें अगर साहस है तो पहले तो वो डिक्लेयर खुद करे ऑफिशियली। अब ये प्रोजेक्ट जो है पहले 40,000 क्या उससे 39,000 था मेरे ख्याल से, वो प्रोजेक्ट अब हमारी गलतियों से जो बीजेपी ने डिले किया इसको, उसके कारण से अभी 70,000 करोड़ खर्च होंगे और वो हिस्सा ही मांग रहे होंगे। विकास की बात, अपना अपना अंदाज। तो इसमें 2,500 करोड़ की एडिशनल इक्विटी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आनी होगी क्योंकि प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ेगा। बाय द वे स्टेट गवर्नमेंट को वैट से यहाँ से 5,000 करोड़ मिल जाएगा, वो अलग बात है। गलती किसकी है? उसके बावजूद भी कंपनी बनी हुई है। कंपनी बनी हुई, मैं बात करूंगा कंपनी वालों से कि क्या उनकी अप्रोच है। मुझे अभी अचानक आपने क्वेश्चन पूछा, मुझे मालूम नहीं है, मैं मालूम कर लूंगा। ईआरसीपी और पुरानी पेंशन स्कीम के बाद अब बाड़मेर के पचपदरा में बन रही रिफाइनरी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार में तनातनी तेज है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी माने जाने वाली पचपदरा रिफाइनरी के बनने में भले ही अभी काफी वक्त हो, लेकिन चुनावी साल में इसका मुद्दा न सिर्फ गर्म है बल्कि रिफाइनरी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के अपने अपने दावे भी हैं। ये प्रोजेक्ट जो है दिस विल बी द ज्यूअल ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान का नगीना होगा। और बिहार में रिफाइनरी जो है ये प्रोजेक्ट, ये मोदी जी का राजस्थान के लिए एक बड़ा तोहफा। रिफाइनरी तो बन के रहेगी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स साथ में हजारों नौजवानों को लाभ मिलेगा, इंडस्ट्री लगेगी। पर सरकार बदलने का नुकसान देख लीजिए। आप खुद कह रहे हो कि वो क्या क्या बातें बोल रहे हैं। अगर सरकार नहीं बदलती तो अभी तो रिफाइनरी पूरी हो जाती। साल चुनावी है और रिफाइनरी से युवाओं को मिलने वाले रोजगार को अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश करने की होड़ केंद्र और राज्य सरकार में मची है। इसी सिलसिले में मंगलवार को जब केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी पचपदरा में निर्माणाधीन रिफाइनरी की विजिट करने पहुंचे तो उनके बयान के बाद सियासत शुरू हो गई। अगस्त 2021 में ये बात बढ़ गई क्योंकि उस समय से मैं मंत्री बन गया था और मेरी थोड़ी आदत भी है कि मैं भी लग जाता हूँ। बाय द वे स्टेट गवर्नमेंट को वैट से यहाँ से 5,000 करोड़ मिल जाएगा, वो अलग बात है। आपको मैं क्योंकि मेरे को अजय केंद्र था, ये तो बाद में आएंगे ना सर, अभी चाहिए ना। तो मैंने वही कहा अगर अभी कोई कष्ट है क्योंकि आप नहीं अपने फाइनेंशियल प्लान कर तो हमें बोल दीजिए, हम ले लेते हैं उसको।
इससे पहले कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट के जरिए पलटवार किया, तो फिर सीएम अशोक गहलोत ने भी सीधे सीधे बीजेपी की सरकार पर रिफाइनरी प्रोजेक्ट में देरी का ठीकरा फोड़ दिया। अगर सरकार नहीं बदलती तो अभी तो रिफाइनरी पूरी हो जाती, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पूरा हो जाता, प्लास्टिक आधारित उत्पादन शुरू हो जाता, कितनी लाखों हजारों लोगों को फायदा मिलता। वहीं बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए सरकार को एमओयू की शर्तों को याद दिलाया। कहावत राजस्थान के अंदर है कि घर में नहीं है दाने, अम्बा चन्नी बुलाने। राजस्थान की सरकार के पास पैसा नहीं है तो रिफाइनरी के ऊपर बड़े बड़े दावा करने का काम करती है। इसलिए कम से कम जो एमओयू हुआ है उस एमओयू की शर्तों को पालना करते हुए राजस्थान के हिस्से का पैसा आप लगाने का काम करें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। दरअसल साल 2017 के अनुमानित लागत के आधार पर केंद्र सरकार की 74% और राज्य सरकार की 26% हिस्सेदारी तय थी, लेकिन रिफाइनरी बनने में देरी के बाद अनुमानित लागत बढ़ी है और अब राज्य सरकार को 2500 करोड़ की अतिरिक्त रकम देनी तय हुई है। लेकिन इसमें हो रही देरी के आधार पर केंद्रीय मंत्री ने संकेतों में ही सही पर राजस्थान का हिस्सा घटाने की चेतावनी दी और इस पर राजस्थान की सियासत गर्म हो गई। बाड़मेर से प्रेमदान देथा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वहीं संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव घोटाले मामले में एक बार फिर सीएम अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना साधा है। सीएम गहलोत ने कहा कि पूरे मामले में गजेंद्र सिंह शेखावत पर आरोप इतने प्रमाणित ही हैं जितने मामलों के अन्य अभियुक्तों पर। सीएम ने कहा कि गजेंद्र सिंह का परिवार भी घोटाले में शामिल है। गजेंद्र सिंह शेखावत पूरे मामले में जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये पूरा घोटाला करीब 1000 करोड़ का है। और ये एक केंद्रीय मंत्री है, अगर ईमानदारी होती है इनमें तो ये खुद ब्लॉक बात करे सबसे। हमारी एसओजी लिख रही है बार बार ईडी को कि आप इस केस को ले, क्योंकि ईडी के हाथ में है, अधिकार है प्रॉपर्टी को सीज करने का। वो अधिकार एसओजी के पास नहीं है और बगैर प्रॉपर्टी सीज किए हुए आप इनके पैसा कैसे चुकाओगे? कल को खुद बुद कर देंगे प्रॉपर्टियों को। अविलंब ईडी को केस को लेके प्रॉपर्टी सीज करनी चाहिए, मेरी मांग है। और ये क्या करा केंद्रीय मंत्री है, अगर ये कहते मैं दोषी नहीं हूँ, आप मदद क्यों नहीं करते फिर इनकी? अगर आप दोषी नहीं हो तो आपका इसमें इन्वॉल्वमेंट था, पैसा हमने जमा करवाए, वापस विड्रॉ किए। ये इनके पिताजी, इनकी माताजी, इनकी पत्नी, इनके साले, 5 लोग उसके अंदर हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इसके साथ साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और अन्य बीजेपी नेता आज हनुमानगढ़ आएंगे। दरअसल जेपी नड्डा के परिवार में शादी होने के कारण सभी नेता हनुमानगढ़ आ रहे हैं। इस दौरान शुक्रवार को हनुमानगढ़ जंक्शन में जेपी नड्डा किसान संगत दर्शन कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिख समाज के लिए किए गए कार्यों को लेकर सिख समाज जेपी नड्डा को सम्मानित करेगा। बीजेपी जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बीजेपी नेताओं ने ये जानकारी दी। खबर अलवर से है, जहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की बेटी मानविका सिंह की शादी अंदाज में सुलझाई हुई। अंदाज में अभिजीत सिंह के साथ हो गई है। पाली राज परिवार के कुंवर अभिजीत सिंह हाथी पर बैठकर फूलबाग पैलेस के लिए रवाना हुए थे। राज परिवार की शादी में शामिल होने के लिए देश विदेश से खास मेहमान भी पहुंचे। वहीं दिग्गज राजनेताओं ने भी शाही शादी में शिरकत की। आशीर्वाद देने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सहित देश के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भरतपुर जिले के गोपालगढ़ थाना इलाके से 15 फरवरी को 2 लोगों का अपहरण कर हरियाणा के भिवानी में जलाकर मारने के मामले में अब एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने मोर्चा संभाल लिया है। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन आज भरतपुर पहुंचे, जहां उन्होंने आईजी कार्यालय में पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक ली। पूरे मामले पर फीडबैक लिया गया। इस दौरान एडीजी क्राइम ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी रिंकू सैनी से पूछताछ के दौरान बड़े खुलासे हुए हैं। वारदात के वक्त आरोपी ने जिस वाहन का इस्तेमाल किया था
उसे चिन्हित किया गया है। वो एक सफेद स्कॉर्पियो है। बैठक के दौरान वहां मौजूद रेंज आईजी गौरव श्रीवास्तव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी रिंकू सैनी की पूछताछ के दौरान 8 अन्य आरोपियों के नाम भी सामने आ गए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। इस दौरान एडीजी क्राइम ने श्रीकांत के परिवार के आरोपों को गलत बताया। राजस्थान पुलिस की जो एफआईआर के बारे में बात हो रही है, उसमें राजस्थान पुलिस हरियाणा पुलिस के साथ ही गई थी और जितना मैंने भी बात की है जो वो घटना सत्य है और हमें हरियाणा पुलिस के ऊपर विश्वास है, सही तफ्तीश करेंगे। और हमारे यहाँ केस दर्ज जो जघन्य अपराध हुआ है, 2 लोगों को मर्डर प्लस जलाने की इतना बड़ी घटना हुई है, तो हम बेस्ड ऑन इन्वेस्टिगेशन और बेस्ड ऑन एविडेंस हम मुलजिम अरेस्ट करना चाह रहे हैं और उसमें हरियाणा पुलिस की पूरी मदद है। रिंकू ने जो बातें बताई हैं उसके आधार पर उन सब चीज़ों को टेक्निकली वेरीफाई करते हुए जिन लोगों की पहचान की गई है, इसके लिए लगातार हरियाणा पुलिस के कोऑर्डिनेशन से हम आगे बढ़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी ये आरोपी गिरफ्तार किए जाएंगे और इनकी गिरफ्तारी के बाद जो अन्य व्यक्ति इसमें शामिल रहे हैं, अलग अलग स्टेज पर जिस व्यक्ति का जितना रोल रहा है उसका और अधिक खुलासा शेष गिरफ्तारियों के बाद और बेहतर तरीके से हो पाएगा। और अब बात लक्की मेले की। दरअसल लक्की मेले का आज दूसरा दिन है। मार्च तक लगातार ये खाटू श्याम जी का मेला चलेगा। मंदिर में लगी श्रद्धालुओं की लगातार कतारें, देश के कोने कोने से श्रद्धालु आज पहुंच रहे हैं। खाटू श्याम जी का मेला मार्च तक चलेगा। आपको बता दें कि लक्की मेला जो है उसका आज दूसरा दिन है और माना यह जा रहा है कि 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इस मेले में जुटेंगे। देश भर में इस मेले की बेहद मान्यता है। खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए देश के कोने कोने से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। श्रद्धालु के लिए बाकायदा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। सुरक्षा के मद्देनजर ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। इसके साथ साथ कई बदलाव भी इस बार किए गए हैं। निजी सुरक्षा होमगार्ड की तक यहाँ पर तैनाती की गई है ताकि श्रद्धालु को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसका भी खास ख्याल रखा गया है। प्रसाद और दर्शन के लिए भी अलग से लाइनें लगाई गई हैं। जो वीआईपी पहले कल्चर था उसको खत्म कर दिया गया है। 300 सीसीटीवी से यहाँ पर निगरानी रखी जाएगी। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती होगी। संदीप हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए और सीधे संदीप का रुख करते हैं। संदीप, ये बताइए किस तरह का नजारा, जो कि लक्की मेले का मान्यता बेहद खास है, तमाम श्रद्धालु कल से डटे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए आज जो खाटू श्याम जी का लक्की मेला है उसका दूसरा दिन है और इस वक्त हम मंदिर में मौजूद हैं। सबसे पहले आज की बात करेंगे और आज के बाबा की श्रृंगार की बात करेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं आज दूसरे दिन जो है वो बाबा का विशेष श्रृंगार किया है, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के गुलाब के फूल, ऑर्चिड, केवड़ा और कुछ इससे विशेष फूल है जो विदेश से मंगाए जाते हैं और उनसे बाबा का श्रृंगार किया गया। आज श्रृंगार जो है वो सुबह जल्दी कर दिया गया था। अमूमन क्या होता है, सुबह 7 बजे के आसपास जो है बाबा का श्रृंगार होता है और उस थोड़ी देर के लिए जो दर्शन है वो रोके जाते हैं, लेकिन आज सुबह 4 बजे श्रृंगार कर दिया था और आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत जो है वो श्रृंगार किया गया है। दूसरी तरफ अगर भक्तों की बात की जाए तो अब जैसे वो श्रृंगार हो चुका है तो इसके बाद लगातार जो देश भर से, क्योंकि मंदिर जो है वो मेले के दौरान 24 घंटे खुला है, तो 24 घंटे में लगातार देश के कोने कोने से, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, देश के कोने कोने से जो है श्रद्धालु भक्त लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लगातार जो बाबा के दर्शन करके जो मन्नत मांग रहे हैं। माना जाता है कि यहाँ आने वाले सभी भक्तों की सभी मुराद पूरी होती है। राजस्थान का सबसे बड़ा ये मेला इसलिए बन गया है कि पिछले कुछ 3-4 साल से जिस तरह से लगातार, हालांकि मेला पहले भी भरता था, लेकिन अमूमन मेले में 15 से 20 लाख श्रद्धालु 10 दिन में आते थे और अब इस बार जो उम्मीद ये लगाई जा रही है कि तकरीबन 40 से 50 लाख श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे। और इस बार सबसे अच्छी बात यह कि ये जो व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं, ये लाइनें पहले
खाटू में नहीं देखने को मिलती थी। सिर्फ 4 लाइन से दर्शन होते थे और काफी मुश्किल से लोग दर्शन कर पाते थे। लेकिन इस बार ये पूरा का पूरा जो जीर्णोद्धार हुआ उसके बाद जो श्रद्धालु है वो आसानी से दर्शन कर पा रहे हैं। पीछे की रो तो बिल्कुल सुबह सुबह खाली नजर आ रही है, क्योंकि बड़ी तेजी से जो भक्त लोग हैं वो यहाँ से निकल पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो व्यवस्थाएं की गई थी उनका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अब चूंकि प्रशासन के सामने भी चुनौती होगी कि 10वीं एकादशी को जब एक दिन में 10 से 15 लाख श्रद्धालु आएंगे तो उस दिन जो है वो अलग क्या उसकी व्यवस्थाएं कर पाते हैं। कुछ श्रद्धालुओं से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जैसे कि कहाँ से आया? दर्शन अच्छे से हो गए? ये जो नई व्यवस्था है उससे ठीक हो गया मामला? ठीक है। कितनी देर में दर्शन हुए आप? 10 मिनट में। 10 मिनट। तो देखिए 10 मिनट में जो है वो अब जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन कर पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो नई व्यवस्थाएं थी उनका कहीं ना कहीं जो असर है वो अब साफ देखने को मिल रहा है। कल की अगर बात करें तो कल प्रशासन का ये अनुमान है कि करीब 2 लाख लोगों ने जो है वो बाबा के दर्शन किए थे और आज ये आंकड़ा है वो उससे ऊपर जा सकता है, क्योंकि मेले में लगातार जिस तरह से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। तो एक और श्रद्धालुओं से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से हैं आप? नवाबगंज बरेली से। नवाबगंज बरेली से। क्या दर्शन अच्छे से हो गए? बाबा बढ़िया है। सब मन्नत पूरी होती है बाबा के यहाँ। बाबा के दरबार में सारी मन्नतें पूरी होती हैं। कितने साल से आ रहे हो आप? हमें अभी दूसरी बार आए हैं। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। बाबा के यहाँ साहब जो भी आता है बहुत सच्चा दरबार है। यहाँ पर देख सकते हैं आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप वहां का नजारा दिखाने के लिए। और आज लक्की मेले का दूसरा दिन आप देख सकते हैं तमाम श्रद्धालु सुबह से ही दर्शन के लिए ललायत। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चुरू के सादुलपुर में नगर पालिका की बजट बैठक में जमकर हंगामा हुआ, जहां नगर पालिका अध्यक्ष रजिया गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक में विपक्ष के पार्षदों ने हंगामा काटा। हंगामा इतना बढ़ गया कि पार्षद एक दूसरे के गिरेबान तक पकड़ते हुए नजर आए। साथ ही मत विभाजन के साथ बजट पारित करने की मांग की गई, जिस पर मत विभाजन हुआ और बजट के पक्ष में 17 तो वहीं विपक्ष में 16 पार्षदों ने समर्थन किया। इसके बाद 98 करोड़ 82 लाख 15 हजार का बजट पारित कर दिया गया। और दौसा से सड़क हादसे की खबर आ रही है। एक ट्रेलर और ट्रक में जबरदस्त टक्कर हो गई। 2.5 घंटे तक केबिन में चालक तड़पता रहा। चालक का पैर कट गया। लोगों ने हालांकि उसे अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे जयपुर रेफर किया गया। सूचना के बाद पुलिस भी पहुंची, लेकिन बताया जा रहा है कि पुलिस की देरी पर वहां पर लोगों में जबरदस्त गुस्सा बना रहा। मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 21 पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। और अब बात कर लेते हैं महिला T20 वर्ल्ड कप की। दरअसल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच महामुकाबला आज है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला सेमीफाइनल आज होगा। चैंपियन बनने से बस 2 जीत दूर है भारत। केपटाउन में शाम 6:30 बजे ये मुकाबला खेला जाएगा। तमाम भारतीयों की सांसें थमी हुई हैं, लेकिन उम्मीद यही कि सेमीफाइनल के 7 जीत के करीब भारत पहुंचेगा। तो इसी के साथ इस बुलेटिन